गोविंद सिंहामणि किरण कला वरुण चरण किरण विमलयरणेमि चंदम तिवन चंदम नमसामि। नमस्ते महाराज। वंदे मातरम। महाराज ने दाखवलं देता। श्री नेमिचंद्र आचार्य विरचित त्रिलोक सार ग्रंथ है। इसमें अपन देख रहे थे मेरु पर्वत का दोनों, पहले सुमेरु पर्वत का देखा, फिर उसके बाद चारों मेरु पर्वत का सब ये देखा, फिर उसके बाद पांडुक वन, उसके हर वन में कितने भवन हैं, कितने कूट है, ये बताया था, प्रासाद वगैरह। अब जो पांडुक वन है उसके ऊपर 4 शिलाएं हैं। वो 4 शिलाओं का नाम भी पढ़ा था अपन ने पांडुक वन के ऊपर, उस दिन चल रहा था ना। पांडुक, पांडुकंबला, रक्त और रक्त कंबला, ऐसे 4 शिला है। और उसके ऊपर 3 आसन हैं। उसमें बीच का आसन जो है वो जिनेंद्र भगवान का है, उसको सिंहासन बोलते हैं। और जो 2 आसन है वो भद्रासन बोलते हैं उसको। तो दक्षिण की तरफ सौधर्मेंद्र का है भद्रासन और उत्तरगत ईशानेंद्र का भद्रासन है। अब ये अगली गाथा में उसका खुलासा कर रहे हैं। 637 नंबर की गाथा है। तर आसनों, उनके आसनों का ऊंचाई कितनी है, मेरु पर्वत के चूली का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं। उदयम सुभुमुहवासम धनुपणसयत दद्धपूवमुहा वेलुर्यचूलियस्सय जोयण चत्तम तुबारचौ। उदयम भूमुहवासम, उसका उदय मतलब ऊंचाई, किसकी, उस आसनों की, जो आसन है उनकी ऊंचाई। और उसका भूव्यास और मुख व्यास, भूव्यास मतलब भूमि पर कितना उसका व्यास है, और वह आसन भी ऐसे क्रम से हानि रूप है, तो उसका भी मुख व्यास कितना है तो वो बता रहे हैं। धनुष में लेना है तो कितना धनुष है, पणसय, पणसय मतलब 500 ऊंचाई है वो 500 योजन। उसके आसनों की, कितना बड़ा आसन होगा वो, शिला, शिला का जो ये है उसके ऊपर आसन है ना ये, तो 500 योजन ऊंचा। वो शिला की ऊंचाई तो कितने 8 योजन मोटाई बताई थी उसकी शिला की, और उसके ऊपर ये आसन जो है वो 500 योजन ऊंचा है। तीनों का अलग अलग नहीं बताया, एक ही बताया है। और उसका भूव्यास जो है उस शिला के ऊपर 500 योजन। 500 धनुष, हाँ वही बोल रहे हैं वो। हाँ वो क्योंकि शिला थी वो 100 योजन की है, शिला 100 योजन की है, तो 500 धनुष बराबर है। 500 धनुष लेना, योजन नहीं है। 500 धनुष उसकी ऊंचाई है। 500 धनुष मतलब भी 2000 हाथ हो गए, और 3000 फुट हो गया, इतना ऊंचा आसन है। फिर 500 योजन का उसका भूव्यास है 500 धनुष का, और 500 का आधा तदद्ध मतलब 250 धनुष का उसका मुख व्यास है। और ये सब जो शिलाएं और आसन है वो पूर्व मुख है, जैसे पूर्वाभिमुख, मतलब उस दिन प्रश्न उत्पन्न हुआ था ना, तो माता जी ने बताया था सब पूर्वाभिमुख है। तो ईशान दिशा में शिला है, लेकिन उसका मुख जो होगा वो पूर्वाभिमुख होगा, तो ये बराबर है। फिर ये तो सब माता जी वगैरह उन्होंने बुद्धिपूर्वक मतलब जानबूझकर ही किया होगा, मतलब इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि अब ये पूर्वाभिमुख इधर के है ना, ये शिला इधर है, हाँ तो इधर ये शिला है, ये ईशान की तरफ, तो इसका जो मुख होगा इधर पूर्व की तरफ, मतलब इधर होगा ना, तो बीच में आएगा वो जिनेंद्र भगवान का आसन। और फिर इसके यदि इनका पूर्वाभिमुख है, उल्टा हो गए,
इसका पूर्वाभिमुख है, तो इसकी जो क्या बोलते हैं बाई बाई साइड आएगी, वहाँ पर ईशानेंद्र होगा, और जो दाई साइड होगी उसको दक्षिण बोलते हैं। ऐसा नहीं समझना कि दक्षिण मतलब बाया और उत्तर मतलब दाया, ऐसा नहीं। दक्षिण मतलब दाया और उत्तर मतलब बाया, ऐसा होता है। तो वो समजते समय ऐसा होता है ना, दक्षिण म्हणजे डावा म्हणतो आपण मराठीमध्ये, असं नाही, डावा नसतोय दक्षिण म्हणजे उजवा असतोय। दक्षिण अब जैसे हमने पूर्व की दिशा की तरफ मुख किया है, तो हमारे उत्तर की तरफ ये दक्षिण दिशा आएगी, ये उत्तर मतलब दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा आएगी और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा आएगी। हाँ, इसलिए ये बराबर है। फिर ये पूर्वाभिमुख किया है तो फिर बाई साइड इधर इधर की साइड आएगी, बाई साइड। इधर ईशानेंद्र और इधर सौधर्मेंद्र आसन होगा, क्योंकि ये मुख इधर है ना, तो मुख इधर हो गया तो ये बाई साइड आ गई। हाँ, ईशान कौन है? हाँ, पूर्व दिशा इधर होगी। अब यहाँ पर ये पूर्व होगी ना, ये पूर्व है इधर, तो इस इधर की तरफ मुख है। हाँ, तो फिर ये ऐसा इधर ईशान से इधर ही हो गए ना, तो उसके बाएं साइड ये ईशानेंद्र आ गया और इधर दाएं साइड आ गया उसका। भगवान जहाँ विराजमान है, हाँ, उनके दाईं तरफ सौधर्म होगा, बाईं तरफ ईशान। हाँ, बराबर है। हाँ, लेकिन दक्षिण बोलना उसको, इधर दक्षिण और इधर उत्तर है। हाँ, ऐसे। और फिर इधर जो है कौन से आग्नेय कोने में ये जो शिला है, ये भी पूर्वाभिमुखी हो गई इधर, तो इसके इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आसन है, तो इधर के साइड कौन होगा? इधर ईशानेंद्र होगा ना, और इधर सौधर्मेंद्र होगा। उधर पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ ये होगा। हाँ, तो पूर्व की तरफ है तो ये हो गई ना दशा, इस इधर ही क्या बोलते हैं दाया आया, ये राइट साइड ये हो गई और ये लेफ्ट साइड हो गई, तो नहीं उल्टा हो गया क्या? हाँ, बराबर है। इधर इधर सौधर्मेंद्र और इधर ईशानेंद्र। बराबर बराबर है। वो सौधर्मेंद्र इधर ही निकाला ना उन्होंने, इधर सौधर्मेंद्र, इधर ईशानेंद्र। और फिर इधर है तो उसका भी मुख इधर होगा पूर्व की तरफ, तो यहाँ पर सौधर्मेंद्र को इधर आएगा, इधर सौधर्मेंद्र आएगा। फिर यहाँ जिनेंद्र भगवान का आसन होगा। यहाँ पर क्या बताया, ये सौधर्म और ये जिनेंद्र भगवान और ये ईशानेंद्र। यहाँ पर ये थोड़ा सा निकालने में ऐसा निकालते हैं, कैसा उल्टा ही हो गया क्या? इधर की तरफ से ऐसा आएगा, नहीं ये ऐसा ही निकाला है ना उन्होंने। हाँ, तो ऐसे ही होगा ना पूर्वाभिमुख। फिर ये जो आसन होगा, इधर जिनेंद्र भगवान होंगे, नहीं इनका तो इधर ही ऐसा समझना, इधर फिर मैंने निकाला तो बराबर है क्या? वो ऐसा कैसा निकाला? तो यहाँ जिनेंद्र भगवान होंगे, यहाँ पर सौधर्मेंद्र और यहाँ पर ईशानेंद्र। इधर ईशानेंद्र होगा। फिर यहाँ जो शिला होगी इधर पूर्वाभिमुख करो है ना, ये इन्होंने ऐसे ही निकाला है, सब जगह ऐसे निकाला है। ये शिला है तो भी नहीं दिख रहा है क्या? उल्टा हो रहा है मेरा। ये जिनेंद्र भगवान, यहाँ पर सौधर्मेंद्र और यहाँ पर ईशानेंद्र, ये ईशानेंद्र इधर, इधर जिनेंद्र भगवान, इधर सौधर्म और इधर ईशानेंद्र। और यहाँ जो शिला है उसका भी मुख पूर्वाभिमुख होगा इधर, तो यहाँ बीच में जिनेंद्र भगवान और सौधर्मेंद्र इधर आएंगे, इधर आएंगे, उल्टा होता है। सौधर्मेंद्र इधर और इधर ईशानेंद्र, ये सौधर्म और ये जिनेंद्र भगवान और ये ईशानेंद्र।
बंद हो गए क्या? वो क्या करते हैं, मना नहीं करता है किसी को भी यहाँ पर काम है ऐसा बोल करके। खाड़े सर ने बोला है ना, तो उनको बोलना चाहिए ना यहाँ पर मुझे काम है। अच्छा, इसको हाँ उधर गया ना वो अभी पहले। ते आते है नहीं है यहाँ थोड़ा सा आवाज दे दो ना उधर गया वही इधर से आवाज लगा ऐसा बोल रही है। यहाँ पर इसको इसमें रहता है ना। हाँ बोर्ड के पास आवाज दे दो। उसको मैं मना कर रही थी जाओ मत, ऐसा बोल रहे थे कि उनको बोल दो कि यहाँ पर काम है करके, लेकिन सुनता ही नहीं वो बिल्कुल। वो सबके भिड़स्त रहता है, ऐसा नहीं ना। अभी एक मुख्य काम है तो ये रख करके सबको ना बोलना चाहिए उनको। तेच की खरं सांगायचं ना, माझं इथं तास आहे तर येता येत नाही म्हणून मला नंतर देतो मी। फोन भी दूसरा नहीं है, फिर फोन करते हैं उसको, फिर वो सब बिगड़ जाएगा ना, सेटिंग टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। ते काय तर करा, अजून काय तर होऊन बसे। पानी भरते ना वो बच्चे बोल रहे थे नीचे गया है उनको बुलाओ किसको? पानी भरना हाँ उनको बुलाओ, उनको फोन करके बुलाओ, बोला नहीं तो उत्कर्ष को। आपको दिखाओ क्या? मैं दिखाऊं क्या आपको क्या हो रहा है आपको सब? हाँ इधर क्या आ रहा है आपल्यासाठी मोफत पास वो क्लास ऑफ मेसेज के पहा कैलाश खेर प्रदर्शन लाइव म्यूजिक पर मोफत आपल्या मोबाइल पर। इसको ये करो क्या कैंसिल फ्रॉम वो किसी से कहीं से वो मैसेज आया है, कैंसिल करती हूँ। हाँ चालू है। चालू होता है क्या देख? तो क्या चल रहा था अपना 607 बता रहे थे। हाँ उत्कर्ष को आने के लिए भूव्यास हो गया, भू का व्यास। हाँ पार्श्व धनुष्य और उसका आधा, ये आसन की ऊंचाई बता रहे हैं। और आसन का ये भूव्यास 500 धनुष्य और ये मुख्य व्यास 250 धनुष्य। और उसके ये वो चल रहा था कि पूर्व मुख है, ये सब जितने भी आसन है वो सब पूर्वाभिमुख है, इसलिए दाएं साइड दक्षिणेंद्र अपने सौदर्मेंद्र आएगा और बाएं साइड ईशानेंद्र आएगा। वेलूर्य चूलियस्य जोयन चत्तम तो बारचौ, वैडूर्य और चूलिका, ये सब आसन। चूलिका जो है पांडुक
वन लास्ट आ गए ना मेरू पर्वत का, उसके बीच में बताया था पांडुक वन जो है 494 योजन का वो ये है एक दिशा में व्यास उसका पांडुक वन का। तो इधर 400 योजन और 94 और इस उधर तो 494, तो कितना हो गया 988 हो गया। और वहाँ पर 1000 योजन का व्यास है, तो बीच में 12 योजन रह गए, तो वो चूलिका है। तो चूलिका का प्रमाण बता रहे हैं। वेलूर्य चूलियस, वो चूलिका कैसे है, वैडूर्य मणि है। ऊपर का तो मेरू पर्वत सुवर्णमय है, सुवर्ण सदृश है, और बीच में जो मेरू चूलिका है वह वैडूर्य मणि की है। और उसका व्यास कितना है, जोयन चत्तम तु 12। उस चूलिका का भूव्यास ऊंचाई कितनी है 40 योजन चूलिका की ऊंचाई, और उसका भूव्यास है 12 योजन। चत्त मतलब 40 योजन लेना, फिर 12 मतलब 12 योजन व्यास भूव्यास, और मुख व्यास जो है वह 12 नहीं 4 योजन, 4 योजन। ये चूलिका इधर पांडुक वन आएगा। ये तो मतलब पूरा ये पांडुक वन ही है, ये सब पांडुक वन में ही शिलाएं हैं। तो इसके बीच में ये 12 योजन विस्तार होगा इसका, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 40 योजन है। और यहाँ पर मुख व्यास कितना है इसका, तो 4 योजन है। ये 4 योजन, ये 12 योजन, ये भी गोल है लेना चूल्हे का। ये ऊंचाई 40 योजन है ऐसे, इसलिए मेरू पर्वत की ऊंचाई बताते हैं ना 1,40,000 योजन पूरा मेरू पर्वत। फिर इस चूलिका के ऊपर एक बाल का अंतर है, सौदर्मिंद्र का अपना सौधर्म स्वर्ग का पहला ऋतु विमान है, एक बाल के अंतर से ही चूलिका के ऊपर। हाँ किसका ध्वजदंड, नहीं वो चूलिका ही रहेगी ना, ध्वजदंड अलग से नहीं है मेरुका के ऊपर, ध्वजदंड नहीं चूलिका से ही। हाँ हाँ अंतर आहे। कुठून गेलेत, हां बरोबर आहे, पण शिला कुठं मोकळा नाही ना, तिथनं सुद्धा जीव मोक्षाला गेले असं सांगतात। मग ते कसं तिथे बसले कसे गेले असं मला वाटतं, एवढंच अंतर आहे। तिथे सुद्धा मोक्षाला गेले जीव असं। टाईद्वीप में सब जगह से गए ऐसा बोलते हैं, लेकिन बीच में वो चूलिका से नहीं जाएंगे, वो बाजू का जो पांडुक वन है वहाँ से जाएंगे। आगे तो ये चूलिका बताई बीच में। अब उसके बाद कुछ विशेषता बताते हैं उसके पांडुक वन की। पौवद वावी कूड़ा सवाओ पंडुगादिय शिलाओ वनवेदि तोरणे नाना मन निम्मिये ही जुदा। ये शिला जो है वो कैसे है, पर्वत वापी ये सबका वर्णन किया ना, पर्वत वापी कूट और सवाओ पांडुगादिय शिलाओ, सभी पांडुकादिक शिलाएं। ये वनवेदी तोरणे ही, उसकी जो वन की वेदी है और तोरणों से, वन वेदी और तोरणों से, नाना मणि निम्मिये ही, नाना प्रकार के मणियों से निर्मित, ऐसे वन वेदी और तोरणों से युक्त है। तो सब जगह कहीं पर भी होगा तो तोरण होगा, उसकी वेदिका होगी, वेदिका और उस वेदिका है जो है वो तोरणों से सहित होती है, वन वेदी और तोरणों से संयुक्त है, और उसमें अनेक मणियों से निर्मित है। ऐसे सब मणि लगे हुए हैं उसमें, ऐसे झालरी जैसे रहते हैं ना, मोतियों की मालाएं डालते हैं, उससे सुसज्जित करते हैं। अभी अपन भी कहीं से प्रोग्राम वगैरह होता है तो ऐसे फूलों की माला सब जगह लगाते हैं ना, ऐसे वहाँ पर मोतियों की माला है सब, और ऐसे प्रकार तोरण द्वार है। वेदी म्हणे कटडा असा बाजून नहीं, अभी कुछ भी है, अभी सब जगह अपने देखो, यहाँ से ऊपर ये लगे हुए ना, सब खंबे लगे हुए ना, और उसके नीचे दीवार है, ये इसको ही वेदिका बोलते हैं। ये वेदिका और वो वेदिका और तोरण द्वार उसके ऐसे बीच बीच में,
और सब उसमें मोती वगैरह लगे हुए हैं. कशाला पण बॉर्डर, तर घर पण बांधलं तुम्ही, घर भी मकान भी बनाते हैं तो बाजू में बॉर्डर बन लगाते हैं ना, तो ये उसकी शोभा आती है. यदि बाहर में बॉर्डर नहीं है तो शोभा नहीं है. अब ये पूरे बाहुबली क्षेत्र की शोभा किससे आई है? ये बाजू में सब खंबे लगे हुए हैं ना, पूरे वेदिका है ये, तो उससे उसकी शोभा है. और बीच बीच में वो ये बने हुए हैं चबूतरे, और उसके ऊपर क्या बोलते हैं मनोरा, वो बना हुआ है ना सब जगह, मंदिर जैसा वो बनाया है ना. हाँ नहीं वो गोल गोल क्या बोलते हैं उसको, अम्बुज क्या बोलते, हाँ मुंबज बोलते, हाँ हाँ बोलते, तो उससे एक शोभा आती है. आगे ऊपर भी वो झंडा बनाया था ना, आपने देखा, वो विद्यानंदी महाराज जी थे तो उस सब ऐसे बाजू में ये बनाया था उसके, अभी भी है शायद. आगे 639 नंबर की गाथा है. नील समीवे सीधा पूवतडे मंतराचली साने, उत्तर कुरुंबी जंबू थली सपंच सयतलवासा. नील समीपे, नील नाम का जो पर्वत है उसके समीप, ये किसका वर्णन चल रहा है? अब जम्बू वृक्ष का वर्णन चल रहा है. 11 गाथाओं के द्वारा पूरा जम्बू वृक्ष का परिकर बताएंगे कि वहाँ पर कितने कैसे कैसे पीठ है, कितने वृक्ष है, कौन कौन है वहाँ पर, वो सब बताएंगे. ये पांडुक वन का हो गया. नील समीपे, नील कुलाचल के पास में, सीधा पूर्व तड़े, सीधा नदी के पूर्व तट पर, मंदराचली साने, मंदराचल मतलब मेरू पर्वत, उसके ईशान कोने में, ईशान दिशा में, उत्तर कुरु में जम्बू थली, जम्बू वृक्ष की स्थली है, मतलब वह स्थान है. और वह कितना है उसका, उस थली का प्रमाण कितना है? सपंच सय तलवासा, 500 योजन उसका तलव्यास है. मतलब ऐसे बड़े, बहुत बड़े ऐसे जगह स्थली, मतलब ऐसा वहाँ कटेडे जैसा बना होगा पूरा वो स्थल, तो 500 योजन है उसका तलव्यास. पहले अपन वृक्ष करते तो उसके नीचे एक ये होता है ना पीठ, ये पीठिका भी नहीं, पूरा स्थल ही जहाँ पर वृक्ष लगा हुआ है उसके वो पूरी जगह कितनी घेरी हुई है? तो 500 योजन में है पूरा. ये अभी निकालना रह गया सब. ये पूरा विदेह क्षेत्र है ना, इसमें इधर ऊपर नील पर्वत है और इधर निषद पर्वत है. यहाँ बीच में मेरू पर्वत है. और इधर करते हैं, तो इधर देवकुरु है, नहीं उत्तर कुरु है, और इधर देवकुरु है. तो इस स्थान पर यहाँ ये जम्बू वृक्ष की स्थली है, यहाँ पर 500 योजन की ये तलव्यास है. ईशान कोण में, ये मेरू पर्वत से ईशान कोण में, नील पर्वत से इधर दक्षिण में, और जहाँ पर क्या बताया, सीता नदी के पूर्व तट पर. ये सीता नदी यहाँ से गई है ना, कहाँ से गई है? हाँ हितोनच के, ये इधर से आती है ना, इधर ये इसको प्रदक्षिणा दे करके जाती है ना, तो इसका ही पूर्व तट आ गया. ये सीता नदी का पूर्व तट, नील पर्वत का ये इधर दक्षिण दिशा, और ये मेरू पर्वत के ईशान कोने में, यहाँ पर ये जम्बू वृक्ष की स्थली है और वो 500 योजन व्यास वाली है. अब उसका सब परिकर कितना है, क्या है, वो सब आगे बताते हैं उसको.
कि मुझे अभी आगे का थोड़ा समझ में कि स्थली की ऊंचाई वो बता रहे हो, स्थली की ऊंचाई कैसे। अंते दलबाहल्ला मध्ये अट्ठुदय वट्ट हेममया मध्ये थलिस्स पीठी मुदयति मठ्ठबारचौ। तो ये अंत में दल बाहल्ला माने आधा योजन ऊंची, वो मुझे वो नहीं समझ में आया। उस स्थली की ऊंचाई कैसे दे रहे हो? स्थली तो हम समझ रहे थे कि नीचे से जमीन पूरी, वो जम्बू वृक्ष जहाँ पर है वो कैसे गए? नहीं, झाड़ वृक्ष का भी नहीं बताया, वृक्ष आगे बता रहे हैं, ये स्थली खाली बता रहे हैं ना। वो वृक्ष की शाखाएं कितनी ऊंची है वो सब बताने वाले आगे। हाँ, तो स्थली का बता रहे हैं। स्थली मतलब क्या लेना है ऐसा, वो नहीं समझ रहे कि उसकी ऊंचाई जो है स्थली अंत में आधा योजन ऊंची और मध्य मतलब बीच में 8 योजन ऊंची, ऐसे वो स्थली बता रहे हैं। वट्ट हेममया, और कैसे है वो वृत्ताकार गोल है ऐसे पूरा। मुझे लगता है कि पूरे चारों बाजू से वो है क्या उसके, वो वेदिका ऐसे नहीं। ये ऊंचाई जो स्थली की बता रहे हैं ना, वो कैसे लगाना वो नहीं आए समझ में, देखते हैं। फिर वो कैसे है स्थली, वो गोलाकार है पूरी, और कैसे है हेममया सुवर्णमयी है। मज्जे थलिस्स, उस स्थली के बीच में, अब यहाँ पर ये सब पीठ वगैरह बता रहे हैं। थलिस्स मज्जे पीठिम उदयतियम अट्ठबारचौ, उस स्थली के बीच में ऊंचाई कितनी 8 योजन, और उसकी भूव्यास कितना है 12 योजन, और उसका ऊपर का मुख्य व्यास कितना है 4 योजन। ऐसे उस स्थली के बीच में एक पीठ है, पीठिका है। स्थली मतलब वो बड़ी हो गई ना 500 योजन की, और उसके बीच में जो पीठ है वो 12 योजन का, जो अपना जैसे अपन पेड़ वगैरह को नीचे पीठ ये बनाते हैं ना चबूतरा ऐसा, तो वो ही पीठ होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है कि वो बीच में पीठ है, और उस पीठ का व्यास कितना है 12 योजन, उसका मुख्य व्यास कितना है 4 योजन, और बीच में उसकी ऊंचाई कितनी है 8 योजन ऊंचाई है। ये उस थली के बीच में पीठ बताया, पीठिका, जैसे पीठिका बनाते हैं ना अपन ऐसे, मतलब ऐसे हो गए ना ये। तो ये 12 योजन इसका व्यास है, ये 8 योजन ऊंचाई है, और 4 योजन ना उसका मुख्य व्यास कितना है 4 योजन है, ऐसे पीठिका है मुख्य व्यास। अब उसके ऊपर क्या है वो बता रहे हैं आगे। तत्थलि उवरिम भागे बाहिं पवेडि ऊणथिया कंचन वलय समाना बारंबुज वेदियानेया। उस थली के ऊपरी भाग में क्या है, बाहिं बाहर बाहर, पवेडि ऊन उससे वेष्टित करती हुई कितने ये है वेदिका है, कंचन वलय समाना सुवर्णमयी है और वलय के समान है, एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, ऐसा वलय होता है ना, ऐसे वलय सदृश है। और कितनी ऊंची है वह वेदिकाएं, पवेडुठेदा कंचन वलय समाना बारंबुज वेदिया नेया। कितनी वेदिका है 12 है, उसको नाम क्या दिया है अंबुज वेदिका दिया है। इसका व्यास इन्होंने गाथा में नहीं बताया, टीका में बताया है कि आधा योजन उसकी ऊंचाई है, और उच्चेद कितना है उसका आधे योजन ऊंची, और ऊंचाई के 8वें भाग प्रमाण मतलब 1/16 भाग प्रमाण उसकी चौड़ाई है। ऊंचाई आधा योजन और चौड़ाई 1/16 योजन उसकी है। ऐसे वेदिकाएं मतलब पूरे कितनी वेदिकाएं हैं 12 वेदिकाएं हैं।
इसके बाहर बाहर ऐसा बोल रहे ना। ये पूरी जम्बू वृक्ष की स्थली है समझो। और यहाँ ये बीच में ये पीठिका है, पीठिका बताए ना अभी वो। और इसके बाहर बाहर ऊपरी भाग में, स्थली के ऊपरी भाग में बाहर बाहर एक दूसरे को वेष्टित करते हुए स्वर्णमयी नाना वलय सदृश आधे आधे योजन ऊंची, वही भी गोल होगी क्या फिर वेदिका? चौकोन चौकोन है ना? नहीं, वो क्या है वेदिका मतलब ऐसे आता सांगितलं नाही काय, ऐसे कटाड़ा ऐसे ये सब चारों ओर, मुझे लगता है कि ये चौकोन होना चाहिए ऐसा वलय सदृश। तो गोल ही लेंगे क्या? तो गोल गोल ही लेते हैं। उसमें वो पश्चिम दिशा वगैरह बताया अब कौन कौन है वो ऐसा। हाँ, तो ऐसे ये 12 वेदिकाएं हैं, ये एक उसके भीतर एक, उसके भीतर एक, ऐसे एक के एक 12 लेना है वलय। इसकी ऊंचाई कितनी बताई? वो आधा योजन ऊंचाई। और इसकी चौड़ाई कितनी है? ये चौड़ाई वो 1/16 योजन है। अब इन 12 वलयों में कौन कौन है ऐसा बोल रहे हैं। जैसे अपने समोशर में 7 ये होते हैं ना, 7 भूमियाँ होती है, इसी प्रकार ये है। तो ये 12 वेदिकाएं हैं, अम्बुज वेदिका कहा उसको। अब इन वेदिकाओं के भीतर क्या क्या है वो बता रहे हैं। एक वेदिका से दूसरे वेदिका के बीच में यहाँ पर सब होंगे उसकी रचना, एक के दूसरे, एक दूसरे में बीच में ऐसे अंतराल आएंगे। आगे बढ़ते हैं। मतलब 500 योजन की स्थली के बीच में पीठिका और उसके बाहर बाहर एक में को वेष्टित ऐसे एक दूसरे को वेष्टित करती हुए ऐसी 12 अम्बुज वेदिकाएं हैं, वो स्वर्णमयी है। अब उस वेदिका के बीच में क्या है वो सब बता रहे हैं आगे। 642 नंबर गाता है। चौगौरवं वेदी बाहिरदो पडम विधियगे सुन्नम तदिये सुरुत्तमाणम आड्डदिसे वट्टसयरुक्खा। इस बाह्य वेदिका के ओर से आएंगे, इधर से पहला हिस्सा कहेंगे। हाँ, ये जो पहली वेदिका दूसरे वेदिका इधर के बीच में ये पहला अंतराल है। इस पहले अंतराल में और दूसरे अंतराल में कुछ नहीं है, शून्य है, वो खाली है वेदिका। खाली ऐसा तट है, उसमें वो वेदिका है। तदीय पड़म विधीयगे शून्यम, प्रथम और विधीय जो है उसमें शून्य है। चौगोर मतलब 4 गोपुर द्वारों से युक्त है। सब वेदिकाओं को ऐसे 4 गोपुर द्वार है, इधर इधर चारों दिशाओं में ऐसे। यहाँ पर एक गोपुर द्वार है जहाँ से आप जा सकते हैं ना, ऐसे अभी कभी पण जाते कि वो जाने का एक रास्ता रहता है, वो दरवाजा उसको बोलते हैं, तो वो गोपुर द्वार है। और बाह्य वेदिका की ओर से पहला और दूसरा जो वलय है, अंतराल है, उसमें कुछ नहीं है, परिवार कुछ भी नहीं है, वृक्ष आदि कुछ नहीं है। तदीय सुरुत्तमाणम, तीसरे अंतराल में 8 दिशे 8 दिशाओं में सुर उत्तमाणम 8 रुक्खा, जो 8 दिशाओं में उत्कृष्ट यक्षदेवों के 108 वृक्ष है, चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में ऐसे ऐसे मिल करके पूरा। ये पहला शून्य है, दूसरा अंतराल शून्य। अब ये तीसरा अंतराल आएगा ना, तो तीसरे अंतराल में ये सभी जगह चारों दिशाओं में चारों तरफ 8 तरफ ते बघितलं ते। तो यक्षदेवों के 108 वृक्ष है ऐसा कहा। अब आगे के चौथे अंतराल में क्या है वो बताते हैं। देवीनम चारि पंचमे दुवणम वावी वट्ठ चौर सादी छट्टे हवे गयणम। तुरीय चौथे वलय में पूर्व दिशाए देवीनम, पूर्व दिशा में जो यक्षी देवी है देवांगना, उनके 4 जमवृक्ष हैं देवियों, यक्ष देवियों की। तो इसमें चौथे अंतराल में अब वो 12 निकालने पड़ेंगे तो वो समझ में आएगा। ऐसे अंदर 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 जाना है बस। इसके अंदर का जो है वलय
इसमें पूर्व दिशा इधर आएगी, 1 2 3 4 देवियों के देवांगनाओं के 4 वृक्ष हैं। ये सब वृक्षों पे के ऊपर ही इनके प्रासाद वगैरह होंगे, वृक्ष ही है। आगे और पंचमे 5वें अंतराल में वनम क्या है, केवल वन है। और वावी उन वनों में क्या है, वापी है। कैसे वो वापी, वट्ट चौरसादी, वट्ट मतलब गोल और चतुरस्र मतलब चौकोर आकार वाली वापी है। बावड़िया बोलते ना, बावड़िया है मतलब उसमें वृक्ष नहीं है 5वें अंतराल में, केवल वन है और वनों में बावड़िया है। सब ऐसा रमणीय प्रदेश होगा ना, ऐसा वो सब उसमें दिखाते हैं पूरा। छठे गयनम, छठे अंतराल में पुनः शून्य है, कुछ नहीं है, छठा अंतराल शून्य है। फिर उसके बाद 14 16 सहस्र नहीं पढ़ना है ना गाथा, 644 नंबर की गाथा है। 14 16 सहस्रम तनुरखे सप्तमि अट्ठमगे ईशानोत्तरवादे चतुस्सहस्रम समाणानम। 7वें अंतराल की चारों दिशाओं में, प्रत्येक दिशा में कितने हैं, 4 तनुरखे, तनुरक्षक देव मतलब अंगरक्षक, उनके वृक्ष कितने हैं, 16 के 16,000 होंगे, मतलब 4-4 हजार चारों दिशाओं में होंगे। कौन है ये, तनुरक्षक। अंगरक्षक हमेशा चारों दिशाओं में होते हैं ना, सब जगह वो रचना है ना समान ही है। वृक्ष ले लो या कोई ये कमल ले लो, पद्म सरोवर ले लो, या जो भगवान की सभा है, अपने देवन की सभा है ले लो, सबकी वो रचना वो समान ही है। किस दिशा में कौन है ना वो पक्का है सब जगह। पूर्व दिशा में वो कौन थे, वो यक्षी देवांगना थी। और यहाँ पर चारों दिशाओं में 16,000 तनुरक्षक देव हैं, मतलब 4 दिशा में 4-4 हजार होंगे। ये कौन सा वाला है, 7वें अंतराल में। ये पहला छठा अंतराल ये शून्य है, वन शून्य है। वन किस में थे, 5वें में थे, 5वें में वन और बावड़िया, छठा शून्य। फिर उसके भीतर जो 7वां अंतराल आएगा, इसमें ऐसा ले लो 7वां अंतराल यहाँ पर, तो यहाँ सब दिशाओं में इधर 4,000, इधर 4,000, यहाँ 4,000, इधर 4,000 ऐसे वृक्ष होंगे। 1000 ले लो, मैंने खाली 4-4 निकाले हैं। वो अंगरक्षक होंगे, मोठं काढायला पाहिजे होतं ते। 16,000 वृक्ष और उनके ऊपर वो अंगरक्षक देव रहेंगे, उनके प्रासाद वगैरह होंगे उसके ऊपर। और आगे अट्ठमगे 8वें अंतराल में ईशान उत्तरवादे चतुस्सहस्रम समानानम। 8वें अंतराल में ईशान दिशा उनकी सामान्य की पक्की है, ईशान में, उत्तर में और वायव्य में, ये 3 दिशाओं में सामानिक देव रहते हैं। तो सामानिक देवों के 4,000 वृक्ष हैं। इधर या बड़ा निकालेंगे तो समझ में आएगा। इधर ईशान कोने में, इधर ये उत्तर में और इधर वायव्य में, इधर इधर इधर। सामानिक देवों के कितने हैं कुल, 4,000 बताए ना, सब मिला करके 4,000 वृक्ष हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा अलग से, तो वृक्षों की वो संख्या सब गिनेंगे ना। पहले कितने बताए, पहले दूसरे अंतराल में कुछ नहीं, तीसरे अंतराल में कितने वृक्ष है, 108 है, 108। चौथे अंतराल में 4 है, 5वें अंतराल में, 5वें अंतराल में नहीं, शून्य है ना, वन है 5वें अंतराल में, बावड़िया है। छठे अंतराल में शून्य है, तो उसमें कुछ नहीं है। फिर 7वें अंतराल में 16,000 वृक्ष अंगरक्षकों के हैं, अंगरक्षक। 8वें में सामानिक देवों के ना 4,000 देवों के वृक्ष हैं।
समलिंग देवोगे। वो 3 दिशा में है, ईशान, उत्तर और वायव्य। 3 दिशा में सामान्य देव। वहाँ इंद्र सभा में भी वैसा ही बताया था। आगे, नवमतीये जलन जमे नेरिदे अभ्यंतरति परिसाणम 32 ताल अड़दाल सहसा पायवा कमसो। नवमतीये, 9वां, 10वां और 11वां 3 अंतराल, उसमें जलन मतलब आग्नेय दिशा, जलन शब्द दिया है, इसलिए सब मैंने जलन क्यों लिखा है। जलन, जम और नेरिदी। आग्नेय दिशा इधर, इसके अंदर लेना पड़ेगा। हाँ, इसमें आग्नेय दिशा ही आएगी ना, आग्नेय, दक्षिण, यम, यम का अर्थ दक्षिण, और नैऋत्य यह इधर 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 ना 3 कोने में। कौन है ये? अभ्यंतर, मध्यम और बाह्य परिषद, पारिषद देव। पारिषद देवों के मतलब ऐसा लेना उल्टा, वो 1 मिनट, ये अलग अलग इसमें लेना, ये अपना छोटा हो गया बहुत, ऐसा इधर देखा था। ये 9वां समझो, अब 9वां अंतराल है, तो 9वें अंतराल में आग्नेय दिशा में अभ्यंतर परिषद होगी। फिर 10वें अंतराल में कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा में मध्यम परिषद होगी, और उसके अंदर 11वां अंतराल आएगा, 9वां, 10वां और 11वां आएगा ना, वो नैऋत्य दिशा में इधर लेना। यह अभ्यंतर परिषद यहाँ कौन सी दिशा में? आग्नेय दिशा में। दक्षिण दिशा में वहाँ पर मध्यम परिषद होगी, और यहाँ बाह्य परिषद होगी। तो उनके कितने हैं वृक्ष बता रहे हैं। हाँ, तो 9वें जो अभ्यंतर परिषद है उसके 32,000, 32,000 9वें अंतराल में। 10वें अंतराल में मध्यम परिषद है, उसके 40,000। ये भी संख्या सब फिक्स है इन सब जगह। 11वें वलय में 48,000, बाह्य परिषद में 48,000। ये इधर 11वां अंतराल है। हाँ, वही सब बोल, सब जगह एक ही रचना है सब जगह। तो इस प्रकार ये कौन है सब? ये जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्ष ही बोलेंगे इसको। नवमतीये जलन जमे, 9वां, 10वां, 11वां अंतराल में क्रम से लगाना। जलन मतलब आग्नेय दिशा में, फिर यम मतलब दक्षिण दिशा में, और नेरिदी मतलब नैऋत्य दिशा में। अभ्यंतर त्रिपरिसानम, अभ्यंतर त्रिपरिषद है, अभ्यंतर परिषद, मध्य परिषद और बाह्य परिषद। और उसमें कितने हैं वो संख्या बताई। 32 सहसा लगाना, 32,000, ताल मतलब 40,000, और अट्ठदाल मतलब 48,000। पायवा, पायवा मतलब पादप, पादप मतलब वृक्ष, वृक्ष को पादप क्यों बोलते हैं? पादेन पिबंती, पादप, पैर से पानी पीते हैं, सिर से नहीं, मुंह से पानी नहीं पीते, पैर से पानी पीते हैं। वृक्ष का पैर नीचे है और ऊपर मुंह रहता है ना, इसलिए। हाँ, कुठं मग कुठं खाली कुठं दिले वायव्य? 11वें अंतराल की, हाँ तिथं चुकले ते, नैऋत्य पाहिजे, वहाँ पर नैऋत्य चाहिए। वायु ऊपर आ गए ना, इधर वायु, इधर नैऋत्य, इधर नीचे। तो ये 48,000 जम्बू वृक्ष है। ये हो गए, कौन हो गई? ये अभ्यंतर परिषद, ये मध्य परिषद, और ये बाह्य परिषद। बहुत बड़ी जगह है ना, तो 48,000 वृक्ष, 40,000, 32,000 सब वृक्ष होंगे वहाँ पर। हाँ, अब आगे 640 नंबर की गाथा है। सेनाम हत्तराणम बारसमे पश्चिमम्य सत्येव मुखजुदास परिवारा पौमादो पंचयज्जह्या। सेना महत्तराणाम, अब 7 अनेक
सेना मतलब अनेक रह गए ना, तो 12वां एक अंतराल रह गया। सेना महत्तराणम 12 समी पश्चिममी सत्यव, सेना महत्तरों के 12वें अंतराल में 7 ही वृक्ष हैं। कहाँ पर है वो, कौन सी दिशा में रहते हैं अनेक? पश्चिम दिशा में। इधर इधर ये 12वां अंतराल है समझो, यहाँ पर ये पश्चिम दिशा में उनके 7 वृक्ष होंगे। 7 अनेक है तो उनके 7 वृक्ष होंगे। मुख्य वृक्ष होते हैं ना, मुख्य जुदा परिवार पौमादो पंचयज्जहिया, ये 7 ही वृक्ष है सेना महत्तरों के। और एक मुख्य जम्बू वृक्ष बीच का, उसका वर्णन करेंगे अभी आगे। मुख्य जुदा मतलब मुख्य वृक्ष से युक्त ये मुख्य वृक्ष, तो ये कितने हैं? तो पौमादो पंचयज्जहिया, पद्म सरोवर का जो परिवार था, पद्म सरोवर में कमलों का परिवार, वो कितना था? 1,40,115 इतने परिवार कमल थे पद्म सरोवर में। हाँ, उतना ही इसका परिकर है, उसमें 5 ज़्यादा है वृक्ष। पंच अज्जहिया मतलब अत्यधिक, 5 वृक्षों से अधिक पर पद्म सरोवर से, पद्मों से मतलब पद्म सरोवर में जो कमल है उसकी जो संख्या है वहाँ स्थित पद्मों से ये 5 अधिक है वृक्ष। ठीक ना, इसमें कितने हो गए अपने? 8 और 4 12, 12 और 7 19 और 1 20। अच्छा 2 के 2 रह जाएंगे, और यहाँ पर 1 है, 1 ही रह जाएगा। फिर ये 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20। अच्छा 2 4 6 10 13 14 तो हो गए ना 1,40,000 और 1,40,120। ये 1,40,115 है और ये 1,40,120 हो गए। 5 ज़्यादा है। जम्बू वृक्षात एका जम्बू वृक्षात आले। हाँ, एक जम्बू वृक्ष है, मतलब मुख्य वृक्ष एक बीच में रहेगा और बाकी सब ये परिवार वृक्ष ऐसे 12 उसके वलय हैं। उन 12 वलयों में क्या अंतराल में है? पहला वलय आएगा जो बाहर के जो है ना, वो उसके जो स्थलिका वो बाहर की वेदिका होगी उसके बीच में, और ये पहली वेदिका के बीच में आएगा, क्योंकि 12 वेदिका है तो अंतराल 11 ही होना चाहिए ना, लेकिन वो 12 के 12 लिए, तो ये पहला इधर लेना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है बाहर। 12वें अंतराल की पश्चिम दिशा में बताए ना सेना, और एक मुख्य वृक्ष सहित सब परिवार वृक्ष 1,40,020 हो गए हैं। अब इसी प्रकार और जम्बू वृक्ष का वर्णन करते हैं। मुख्य जम्बू वृक्ष का वर्णन करते हैं अब। 647 नंबर की गाथा है। दल गाढ़वा समर गय जोयन दुग तुंग सुत्थिर खंदो पीठियवरिम जम्बू वज्र दलड़वास दीह चौसाहा। यहाँ पर वृक्ष जो मुख्य है उसका बता रहे हैं। दल मतलब आधा योजन, गाढ़ मतलब नीचे गहरी, वास आधे योजन गहरी जड़ से युक्त, और मरकत मणिमय, और जोयन दुग तुंग सुस्थिर खंडो, उसमें जम्बू वृक्ष है ना। हाँ, 2 योजन ऊंचाई बताया ना, 2 योजन ऊंचे, और 1 कोस चौड़ा कहाँ लिखा है उसमें? उन्होंने दिखा है लेकिन ऊपर नहीं है। ठीक है, सुस्थिर खंडो, उसमें क्या है? स्थिर सुदृढ़ ऐसे स्कंद से युक्त, पीठीय उरिम, पीठिका के ऊपर, जो बीच में पीठिका बताई थी ना, उस पीठिका के ऊपर जम्बू वृक्ष है। कैसा है वो जम्बू वृक्ष? उसकी गहरे जो जड़ है वो आधे वजन गहरी है नीचे, वो उस जम्बू वृक्ष की, वो पृथ्वी का एक ही है, वो वनस्पति का एक नहीं है, लेकिन उसकी नींव है। हाँ, नींव कितनी है? आधा योजन नीचे है, और 1 कोस चौड़ा है,
और पीठ से ऊपर कितना है 2 योजन ऊंचा, ऐसा मरकत मणिमय सुदृढ़ स्कंद से सहित जम्बू वृक्ष है पीठिका के ऊपर। और वज्रदल अड़वास दीह चौसाहा, उसको 4 शाखाएं मुख्य हैं की ना, चारों दिशाओं में 4 मुख्य शाखाएं हैं। वह कितनी लंबी है तो आधा योजन चौड़ी। दल अड़वास दीह चौसाहा, वज्रमयी है वह स्कंद जो है वज्रमय और आधा योजन चौड़ा। दल लिखा है ना, दल मतलब आधा, और अड़ मतलब 8 योजन, दीह मतलब लंबी, जो शाखाएं होती हैं ना से। यहाँ पर वृक्ष होगा तो ऐसे चारों दिशाओं में ये जो शाखा होगी वो कितनी चौड़ी है यहाँ पर, नहीं चौड़ी तो इसे उसकी मोटाई आएगी ना, 8 योजन लंबी, ये 8 योजन लंबी, और ये इसकी जो ये होगी चौड़ाई वो आधा योजन, और ये लंबी 8 योजन है। ऐसे 4 यहाँ बीच में इधर चारों दिशाओं में 4 शाखाएं हैं उसके। हाँ, अब उसमें क्या है वो आगे बताएंगे। मूल पीठ के ऊपर जम्बू वृक्ष है, वह 1 कोस चौड़ा और उसके पीठ से 2 योजन ऊंचा है। उसकी 4 शाखाएं हैं, वो वज्रमयी है शाखाएं, और वो आधा योजन चौड़ी और 8 योजन लंबी, ऐसे 4 शाखाएं हैं। अब उन शाखाओं के ऊपर क्या है वो आगे बताते हैं। नानारयनुवसाहा पवाल सुमणा मुदिंग सरिस फला पुडवी मया दसतुंगा मध्य गे चौदुवासा। नानारयन वसाहा, अनेक नाना रत्नों की उपशाखाओं से सहित है। ये मुख्य शाखा 4 हो गई, लेकिन उपशाखाएं कितनी हैं, अनेक हैं। और पवाल सुमना, उसके जो सुमन मतलब फूल है वो कैसे है, प्रवाल सदृश, मूंगा सदृश है। और मुदिंग सरिस फला, उसके जो फल हैं, मुझे लगता है वो जाम्बुन, तो वो वृक्ष जम्बू वृक्ष तो जाम्बुल ही होंगे ना उसमें, हिंदी में क्या बोलते, जामुन ही बोलते हैं ना, जामुन। तो मृदंग के सदृश रहता है ना, इधर से थोड़ा कम है और बीच में, ऐसा ये, जामुन। तो ये मृदंग के जैसा दिखता है, इधर से थोड़ा सिकुड़ा, उधर से सिकुड़ा हो, बीच में चौड़ा, ऐसा। हाँ, आगे कहाँ गए, इधर। और मृदंग के समान फल है, और प्रवाल के समान क्या है उसमें, सुमन मतलब फूल उसके छोटे छोटे होते हैं ना, ऐसे प्रवाल के समान, मूंगा के समान। और शाखा जो है नाना रत्नमयी शाखाएं हैं। और ये वृक्ष जो है पुडवीमया, पृथ्वी कायिक है, वनस्पति कायिक नहीं है। 10 तुंगा, ये ऊंचा कितना है, संपूर्ण ऊंचाई उसके 10 योजन है। मतलब उसका जो बीच का जो स्कंद है ना, सुदृढ़ स्कंद से सहित ऐसा बताए ना, उसकी ऊंचाई 2 योजन है। लेकिन पूरा वृक्ष जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक वो 10 योजन ऊंचाई है। ऊपर जो बताया था ना 2 योजन, वो 2 योजन ऊंचे मरकत मणिमय सुदृढ़ स्कंद से सहित जम्बू वृक्ष है। सुदृढ़ स्कंद, वो स्कंद जो है वो 2 योजन ऊंचा और 1 कोस चौड़ा है। बीच का जो होता है ना स्कंद, मुझे लगता है ये स्कंद इसको बोलते हैं, ये स्कंद लेना। वो स्कंद 2 योजन ऊंचा है और उसकी जो चौड़ाई है वो 1 कोस है। और उसकी पूरी वृक्ष की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितने 10 योजन है ऊंची हाइट। और मध्य बीच में कितना चौड़ाई उसकी 6 वासा, ये बीच में इसके ये इधर बड़ा रहता है ना वृक्ष जो है, ऐसा होता हुआ बीच में चौड़ाई ज़्यादा रहती है, पुनः ऊपर चौड़ाई जो है उसकी कम हो जाती है। तो बीच में वो चौड़ाई जो है वो 6 योजन है। और आगे अग्रभाग में लास्ट में ऊपर
वो 4 योजन चौड़ाई है उसकी वृक्ष की। वृक्ष कहीं कोई पर भी देखेंगे तो बीच में उसकी चौड़ाई ज़्यादा रहती है वृक्ष की, और उसके ऊपर कम होती जाती है चौड़ाई। तो ऊपर 4 योजन है, बीच में 6 योजन है। उसी वो वृक्ष के आकार का ही सब वृक्ष होगा वो पृथ्वी का एक, देखिएगा अपने को पृथ्वी का एक जैसा। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है पीछे पेज पर। अब इस 4 शाखाओं में क्या है वो बताते हैं। हाँ, 649 नंबर की गाथा है 49। उत्तर कुलगिरि साहे जिनगे हो शेष साहति दिया। उत्तर दिशा में जो उत्तर कुरु के जो गिरि शाखा है, मतलब उस तरफ होगी, ये उत्तर की तरफ जो शाखा होगी, इसके ऊपर क्या है, मतलब उत्तर की तरफ उत्तर कुरुगत जो नील कुलाचल की ओर जो शाखा गई है उस पर जिन मंदिर है। ये समझो कि उत्तर की तरफ गई हुई, तो इसके ऊपर क्या है, जिन मंदिर है। हाँ, झंडा, उसमें जो झंडा है वो उत्तर की तरफ, लेकिन वो ईशान कोण में उन्होंने निकाला जैसा है, वो ऐसा नहीं निकलने आता होता, इसलिए ऐसा निकाला होगा ना। और अवशेष जो 3 शाखा है उसमें यक्ष कुलोत्पन्न, आदर अनादराणम जख कुलुत्थानम आवास। आदर और अनादर और यक्ष, आदर और अनादरों के जो यक्ष कुलोत्पन्न, ये दोनों देवों के नाम है, आदर और अनादर। पहले आए थे ना कौन कौन से यक्ष है, तो उस यक्ष कुल में उत्पन्न आदर और अनादर नामक देवों के आवास है। यहाँ अन्य 3 शाखाओं में यहाँ पर भी हाँ उनके निवास स्थान है। हाँ, यहाँ पर तो इस प्रकार ये बताया। अब कितना सब है वो बता रहे हैं आगे, ऊपर बताएं और वापस वही बताएं। अब ये परिवार वृक्ष जो है जितने बताए ना 1,40,120, तो इन सब का मान कितना है। मूल जम्बू वृक्ष है वह 10 योजन ऊंचा है, बीच में 6 योजन चौड़ा है और ऊपर 4 योजन चौड़ा है। और बाकी के अब परिवार जो वृक्ष है और इसकी शाखा कितनी है, 2 योजन ऊंचाई वाली बताइए। अब परिवार वृक्षों का प्रमाण कितना है वो बता रहे आगे। जम्बू तरुदलमान जम्बू रुक्ष सकहित परिवारा आदर अनादराणम परिवारावास भूदाते। जम्बू तरु, जम्बू वृक्ष का जो प्रमाण है उसका दलमाना आधा प्रमाण, उसके मतलब 5 योजन ऊंचाई, 3 योजन बीच की चौड़ाई, ऊपर की 2 योजन चौड़ाई, इस प्रकार आधा प्रमाण लेना। जम्बू वृक्ष का जितना प्रमाण है मूल जम्बू वृक्ष का उसका आधा प्रमाण जम्बू वृक्ष कहित परिवार। वहाँ पर भी आया था पद्म सरोवर में, कमलों का जो है प्रमाण वो जो मूल देवी का है उसके आधा प्रमाण है। तो जम्बू वृक्ष के प्रमाण से कहित उसका जो परिवार है उसका उतना प्रमाण है। और ते आदर अनादराणम परिवार आवास भूदा, वे जम्बू वृक्ष जो परिवार वृक्ष आदर और अनादर देवों के परिवारों के आवास स्वरूप है, नाम है उनके। यक्ष जो है ना उनके नाम है नहीं, लेकिन परिवारों के जो आवास है वो भी, ये सभी परिवार जम्बू वृक्ष आदर अनादर देवों के परिवारों के आवास ने उनका जो आवास है उसके समान ये है, ऐसा बताना है। ये जो मुख्य वृक्षों पर वो यक्ष कुलोत्पन्न आदर अनादर देवों के आवास है ऐसा बताया ना, उनके आवास स्वरूप ही ये बाकी के परिवार जो जम्बू वृक्ष हैं उसके जो आवास है उसके जैसे ही है। उन पर भी वैसा ही बता रहे। परिवार ये सब वृक्ष पर कौन होंगे, वे अंतर्देव होंगे। हाँ, तो वो कौन से जाति के हैं, तो आदर अनादर यक्ष जाति के, वो उनका ही परिवार है पूरा। अब ये जम्बू वृक्ष का वर्णन किया, अब शाल्मली वृक्ष का वर्णन करते हैं। सीतोदावर तीरे निसह समीपे सुरद्दिने हृदि देव कुरुम्मि मनोहर रूपथले सामली सपरिवारो।
जम्बू वृक्ष कहाँ है? उत्तर कुरु में है और सीता नदी के पूर्व तट पर बताया था। अब ये शाल्मली वृक्ष कहाँ है? तो सीतोदा के अपर मतलब पश्चिम तट पर और निसह समीवे निषद पर्वत के समीप जो सुराद्री मतलब सुमेरु पर्वत, उसको सुमेरु पर्वत को सुराद्री कहते हैं ना। हाँ, सुदर्शन मेरु के नैऋत्य दिशा में, नैऋत्य दिशा में। और कौन सा स्थान है वो? देवकुरु, उत्तर कुरु और देवकुरु। तो उस देवकुरु में मनोहर रूप थल, मनोहर रूप्य स्थल, चांदी के जैसा वो रूप्यमय स्थल है। ये सुवर्ण जैसा बताया था जम्बू वृक्ष का संपूर्ण स्थान, और ये चांदी जैसा देवकुरु। और वहाँ पर शामली सपरिवारों, शाल्मली जो है वह परिवार सहित है। अभी अपन ने निकाला था उधर ऊपर नील पर्वत, इधर निषद पर्वत। तो ये निषद पर्वत है, इसके बीच में ये, तो ये मेरू पर्वत है। तो ये मेरू पर्वत के यहाँ पर ये गजदंत यहाँ निकला था अपन ने। तो यहाँ पर ये देवकुरु है, मतलब देवकुरु वृक्ष स्थान पूरा देवकुरु कहा जाएगा। और ये शाल्मली का स्थान यहाँ पर है, मेरू पर्वत के नैऋत्य कोने में। ये नैऋत्य कोना था, ये ईशान कोने में जम्बू वृक्ष था, और यहाँ मेरू पर्वत के नैऋत्य कोण में यहाँ पर भी ये 500 योजन की स्थली होगी बड़ी। इसमें 12 वलय होंगे, और एक एक वलय में जो वो जैसा बताया है वैसा सब रहेगा। और यहाँ बीच में से सीतोदा नदी आई है, इधर निषद पर्वत से सीतोदा नदी आई है, वो मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा दे करके इधर जाती है। तो ये सीतोदा नदी के पश्चिम तट पर, ये सीता नदी के पूर्व तट पर था जम्बू वृक्ष, और ये सीतोदा नदी के पश्चिम तट पर क्या है? शाल्मली वृक्ष है। शाल्मली वृक्ष वो बोलते हैं ना अपने यहाँ, कौन सा क्या बोलते हैं? काटे सावर, सावर वृक्ष ऐसा बोलते मराठी, काटे सावर। उसके बहुत औषधि रहते, वो जो आते हैं ना उसको ऐसे फूल आते हैं बड़े बड़े लाल लाल फूल। शाल्मली वृक्ष में काटे सावर म्हणतात आपल्या मराठीमध्ये त्याला, वृद्धाश्रम में है। तो ये शाल्मली वृक्ष ये पृथ्वी का ही होगा, उसके जैसा जम्बू वृक्ष जैसा पृथ्वी का है वैसे ये भी पृथ्वी का एक है। इसकी भी 4 शाखाएं होगी, और वो आगे बता रहे उसके, वो जो मुख्य वृक्ष है ना उसके अपेक्षा। तो सीतोदा नदी के पश्चिम तट पर निषद पर्वत के समीप, निषद पर्वत है उसके समीप, और सुमेरु पर्वत के नैऋत्य दिशा में, और देवकुरु स्थान में मनोहर और रूप्यमय स्थल शाल्मली का है, और वह परिवार सहित है। उसके भी 1,40,120 परिवार वृक्ष हैं। अब आगे 652 नंबर की गाथा है। जम्बू समवर्णनोसो दक्षिण साहम्य जिनगी हम से दिस साहतिये गरुड वई वेणु वेनाधिधारिगी हम। जम्बू समवर्णनो, जम्बू वृक्ष का जैसा वर्णन किया पूरा वर्णन शाल्मली का भी वैसा ही आएगा। इसके दक्षिण साह में, वो उत्तर पूर्व में है तो उत्तर साइड वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दक्षिण दिशा में शाल्मली वृक्ष है, तो इसकी जो दक्षिण शाखा आएगी इधर की, इस ओर की, इधर की दक्षिण की तरफ ओर की, तो उसमें जिनेन्द्र गेह है, मतलब जिनगृह है, चैत्यालय है। दक्षिण साहम में जिनगिहम, दक्षिण शाखा में जिनगृह है मतलब चैत्यालय है। से दिश साहतीय, बाकी के 3 दिशा में 3 शाखाओं के ऊपर गरुड़ वैवेणु वेनादि धारेगी हम। गरुड़ कुमार के स्वामी कौन है? वेणु और वेणुधारी। गरुड़ कुमार जाति के देव है ना व्यंतर में, तो उसमें वेणु और वेणुधारी इन देवों के भवन है, जिसमें 3 दिशा के शाखा में।
इस प्रकार उसका शाल्मली वृक्ष का संक्षेप में वर्णन किया। पृथ्वी का जो होता है तो वो पृथ्वी के जैसे कठोर होता है। हाँ, पत्थर का होगा ना। अभी अब जैसे अपन अब से कोई सैंपल बनाते हैं, पत्थर का वृक्ष बनाते हैं ना, तो वैसा ही पत्थर का ही है वो यहाँ से वृक्ष नहीं है, वनस्पति का एक नहीं है। अब ये परिवार वृक्षों का प्रमाण कितना है और वह उसका स्वामी कौन है वो सब बताते हैं। नहीं ये हो गए क्या? हाँ, ते 652 भी हो गए गाता। हाँ, त्या अनेक नाना प्रकारच्या मन्या विचित्र रत्नांनी युक्त शाखा आहेत असं सांगितलं ना। हाँ, ये हो गए ना। ते मुख्य शाखा सांगितले ना, ते मूल स्कंद वज्रमय सांगितलं, मरकतमणीमय सांगितलं त्याचे स्कंद। आगे 653 नंबर गाथा। वृक्ष का वर्णन हो गया पूरा। जम्बू वृक्ष का 11 गाथाओं के द्वारा किया और 2 गाथाओं के द्वारा शाल्मली वृक्ष का वर्णन किया। मतलब एक अगदी दिखने में एकदम रमणीय स्थान होगा, वहाँ पर देव आकर के वहाँ क्रीड़ा करते हैं, जहाँ पर वृक्ष उत्तम भोगभूमि। भोगभूमि तो इधर उधर होगी, लेकिन ये वृक्ष का स्थान वो अलग होगा इधर। अब भोगभूमि और कर्मभूमियों का विभाग बता रहे कि कहाँ कहाँ पर भोगभूमि और कहाँ पर कर्मभूमि है। 653 नंबर की गाथा है। कुरु हरिरम्मगभू हेमवदेरण्णवदखिदी कमसो भोगधरावर मज्जिम वराय कम्मावनी सेसा। कुरु, जो देवकुरु और उत्तर कुरु, ये देवकुरु और उत्तर कुरु बताए ना इधर। ये गजदंत पर्वत के यहाँ भीतर में देवकुरु है और इधर गजदंत है, उसके भीतर में उत्तर कुरु है। तो ये देवकुरु और उत्तर कुरु में क्या है? उत्तम भोगभूमि है। तो 2 उत्तम भोगभूमि हुई। हरि रम्य गभू, हरि और रम्यक, ये 2 भूमियाँ, इधर हरि है और उधर रम्यक है। निषद पर्वत, उसके निषद पर्वत के पास इधर हरि है, ये इधर निषद है, और इधर नीचे रम्यक हरि क्षेत्र है, और इधर ये नील पर्वत है, उसके बाद में क्या है? रम्यक क्षेत्र है। जम्बू द्वीप में देखते हैं ना अपन, तो रम्य क्षेत्र है। इन 2, यहाँ उत्तम भोगभूमि, यहाँ मध्यम भोगभूमि, और इधर फिर पर्वत है। उस पर्वत के बाद यहाँ पर हाइमवत और इधर हैरण्यवत, ये पर्वत है, फिर उसके ऊपर हैरण्यवत है। तो यहाँ पर क्या है? जगन्य भोगभूमि है, इधर मध्यम भोगभूमि है, मतलब और यहाँ उत्तम भोगभूमि है। उत्तम यहाँ पर और यहाँ पर देवकुरु और उत्तर कुरु में। ये दोनों मध्यम है, ये दोनों जगन्य है, ये और ये हैमवत और हैरण्यवत। तो यहाँ पर सब बताए ना, जगन्य भोगभूमि में आयु कम होती है, वहाँ पर बाकी सब ऊंचाई, उसका खाना वगैरह सब अलग अलग होता है। मतलब उत्तम भोगभूमि में ज़्यादा आयु रहती है, ज़्यादा सब अच्छे लोग जो है ना, दातार भी एक प्रकार के नहीं है, उत्कृष्ट पात्र को दिए हैं और भक्ति पूर्वक दान दिया है, तो उत्तम भोगभूमि में जन्म होता है। तो वहाँ पर ज़्यादा सब उनका ये रहता है, वैभव वगैरह। और मध्यम भोगभूमि में मध्यम पात्र को वगैरह आहार दिए हुए जाते हैं, और जगन्य पात्र को आहार देते हैं। आहार मतलब कोई भी दान देते, तो वह जगन्य भोगभूमि में जन्म होता है। तो 2 जगन्य भोगभूमि फिक्स है ये, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। और ये मध्यम भोगभूमि फिक्स है, उत्तम भोगभूमि फिक्स है। बाकी यहाँ पर भरत क्षेत्र में आर्यखंड में 3 काल में भोगभूमि और 3 काल में कर्मभूमि रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, केवल आर्यखंड में ही होता है, वो भी सब बताएंगे आगे। कुरुओ हरिरम्मगभू हेमवद रावण खिदी कमसो, तो ये भोगधरा, ये भोगभूमि है।
और वर मध्यम वराय कम्मावनी शेषा, ये उत्कृष्ट मध्यम और जगन्य है। और बाकी सब जो जितनी भूमि है वो क्षेत्र है वो सब कर्मावनी मतलब कर्म भूमि है। भोग भूमि कितनी हो गई? जम्बूद्वीप में हाँ एक संबंधी को या एक जम्बूद्वीप में 2 उत्तम भोग भूमि, 2 मध्यम और 2 जघन्य, तो 6 हो गए। एक मेरु संबंधी 6 भोग भूमि हुई और 5 मेरु संबंधी कितनी हो जाएगी? 30 भोग भूमि हो जाएगी। भोग भूमि ज्यादा है कर्म भूमि से लेकिन वहाँ जो स्वयंपुरम में कर्म भूमि वो सबसे बड़ी है। लेकिन यहाँ पर 2.5 द्वीप में जो देखते हैं तो भोग भूमि की जगह भोग भूमि ज्यादा, लेकिन विदेश क्षेत्र कर्म भूमि बड़ा है। वो विदेश क्षेत्र एक ही बड़े विदेश क्षेत्र इससे बड़ा है, लेकिन भूमि ज्यादा ये है भोग भूमि। और कर्म भूमि बाकी सब बताए तो भरत, ऐरावत और विदेह, एक मेरु संबंधी 3 कर्म भूमि, तो 5 मेरु संबंधी कर्म भूमि कितनी हुई? 15 कर्म भूमि है और 30 भोग भूमि है। इस प्रकार भोग भूमि और कर्म भूमि की व्यवस्था बताई। अब आगे यमक गिरी का स्वरूप बताते हैं। अरे समय हो गया है, एक ले लो खाली, यमगिरी का लेते हैं खाली, फिर बाद में बताते हैं। यमकगिरी का स्वरूप 2 गाथाओं के द्वारा देते, 5 मिनट में हो जाएगा। नील निसहादुगत्ता सहस्रमुभये तड़े वरनयीनम दुग दुग सेलापू चित्तो अवरो विचित्तखो जमगो मेघो वट्टा पंचसयंतरठिया तदुदय धरा वदनं सहस्रमध्यं गिरिणाम सुरा वसंति गिरिकूड़े। यमकगिरी पर्वत है, उसका स्वरूप बता रहे हैं। नील निसहादुगत्ता, नील पर्वत और निषद पर्वत से कितना जाना है? सहस्रम, 1000 योजन जाने पर उसके तड़े, उभय तड़े, उसके दोनों तट पर, उसके वरणयीनम जो उत्कृष्ट नदी है, सीता और सीतोदाय उत्कृष्ट नदी है, उसके दोनों तट पर दुग दुग सेला, 2 पर्वत है। पूर्व चित्तो, इसके पूर्व तट का जो पर्वत है उसका नाम है चित्र, पश्चिम तट पर जो है उसका नाम चित्र, फिर उसके नीचे जो है वो जमगो मेघो, यमक और मेघ नाम के 2 तट पर 2 यमकगिरी है। फिर पंच सयंतर ठिया, इसका अंतराल कितना है? दोनों का 500 योजन का अंतराल है। और इन पर्वतों की ऊंचाई कितनी है? तद उदय धरा, उसके उदय जो है वह 1000 योजन ही है। सहस्रम उदय धरा वदनम, धरा वदनम ऐसा इधर लगाना पड़ेगा। पृथ्वी का जो मुख है वह 1000 योजन और उसकी ऊंचाई भी 1000 योजन। और अद्धम, उसका आधा क्या है? गिरि नाम सुरा, उसका आधा 500 योजन उसका ऊपर का व्यास लेना पड़ेगा, मुख व्यास। और इसके ऊपर जो है गिरिनाम ऐसा लेना पड़ेगा। गिरिनाम, गिरिकूटों पर पर्वत सदृश नाम वाले ही देव रहते हैं। वो जो उन गिरियों के ऊपर जो देव रहते हैं उनका भी नाम क्या है? वो पर्वत का जो नाम है वही उनका नाम है, वे रहते हैं। कहाँ कहाँ बताया ये? यमकगिरी पर्वत, नील और निषद कुलाचल से मेरु पर्वत की ओर। ये अभी यहाँ पर ये नील पर्वत है, तो ये नील पर्वत की समाप्ति यहाँ हुई समझो। तो यहाँ से इधर कितना आना? 1000 योजन। यहाँ पर ये यमकगिरी है, यहाँ से इधर 1000 योजन आएंगे। ये दूसरा यमकगिरी है। ये सीता नदी है, इसके पूर्व तट पर और इसके पश्चिम तट पर। जो सीता के पूर्व तट पर है उसका नाम क्या है? ये चित्र है, इस पर्वत का नाम है चित्र। और पश्चिम तट है उसके नाम है विचित्र।
इन दोनों के बीच में अंतराल कितना है? या सीता नदी 500 योजन है, वही उनका अंतराल है। सीता नदी का जो बीच में है वही उन दोनों के पर्वतों का अंतराल है। वो नदी के बराबर एकदम साइड में 2 पर्वत है, बीच से नदी गई है उन 2 पर्वतों के बीच से। और सीतोदा के पूर्व तट पर, ये सीतोदा नदी, इसका पूर्व तट, यहाँ पर ये यमक है, यमक नाम का पर्वत है। और इधर पश्चिम तट पर ये 1000 योजन इधर से इधर जाएंगे तो यमक, और इधर से इधर जाएंगे वह मेघ। ये यमक और ये मेघ। इसका भूव्यास है 1000 योजन, इसकी ऊंचाई है 1000 योजन, और उसकी मुख्य व्यास जो है वो 500 योजन। भूव्यास जितना होता है ना उसका बराबर आधा वो ऊपर का रहता है। कूट जैसे ही सब पर्वत है, तो सब मुख्य व्यास 500 योजन है। इस प्रकार। और ये गिरिकूटों पर कौन रहते? पर्वत, जैसे इनका नाम है पर्वत का, इसी नाम वाले देव यहाँ पर इस पर्वत पर रहते हैं, उनका निवास स्थान होगा वहाँ पर गिरिकूटों पर। तो वही व्यंतर जाति के देव होंगे वहाँ पर कुरुकुटों पर भी। तो इस प्रकार ये यमकगिरी पर्वत 4, सब एक एक ध्यान में रखते जाना। अब वो विदेश क्षेत्र का बक्स सब आएगा। बक्सार पर्वत कितने हैं? ये मूल तो कुलाचल अपने कितने 6 है। अब यहाँ पर ये बीच में बहुत सारी रचना है, ये जो मेरू पर्वत के साइड में। अब ये गजदंत पर्वत का बताएंगे। यहाँ पर ये क्या है अपने वेदिका, भद्रशालवन, नीचे भद्रशालवन है ना, ये मेरू के चारों तरफ, यहाँ इधर 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 और इधर ये भद्रशालवन है। उस भद्रशालवन का आएगा। और उस भद्रशालवन में पुनः 16 पर्वत हैं, 4 4 4 ऐसे सब तरफ। तो ऐसे प्रकार सबका वर्णन क्रम से। एक गजदंत का अलग करेंगे ना, एक गजदंत है, इसके ऊपर एक एक जिनकुट है, जिनालय है, वो बताएंगे। 4 है गजदंत के ऊपर। जानिए, नीचे आत्मा की ओर आइए। ये बाहर की सब क्षेत्र की रचना, इसके जानने में अपना उपयोग व्यस्त था। इन उस उपयोग के द्वारा बाह्य नियम को जानते हुए भी उस समय भी मैं न्यायक ही था, जान ही रहा था, न्याय रूप नहीं हुआ। मैं क्षेत्र का प्रेक्षक ही हूँ, दर्शक ही हूँ, उस क्षेत्र का स्वामी नहीं, करता नहीं। भले व्यंतर पर्याय में उस क्षेत्र पर भी अपना निवास हुआ होगा, लेकिन उस क्षेत्र पर रहने पर भी मैं उसका ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, उसका स्वामी नहीं, उसका कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं। इस अपने स्व की रचना को देखो। बाहर की रचना तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन निज आत्मा की रचना को कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बाह्य वस्तु एक कैसी है, ये उत्सुकता, लेकिन मेरा आत्मा कैसा है, इसकी उत्सुकता करो, उसको जानने का, उसका अनुभवने का उत्साह बढ़ाओ। एक आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है। पर से भिन्न निज आत्मा का दर्शन कीजिए। मेरी संपूर्ण रचना ज्ञानमय है। मैं ज्ञान से बना हुआ हूँ, चैतन्य से बना हुआ हूँ। उस मेरी ज्ञान बिल्डिंग में अनंत गुणों का वैभव भरा हुआ है। देखिए उसको। उस वैभव से हम संपन्न हैं, गरीब नहीं हैं, दीनहीन नहीं हैं। अनंत गुण रूपी लक्ष्मी से संपन्न ऐसा यह मैं एक
श्रीमान हूँ, धीमान हूँ, धनवान हूँ। इस निज आत्मा की महिमा लाइए। इन बाहर के क्षेत्रों की तो इतनी महिमा आती है, इतने ऊंचे, इतने चौड़े, इतने सुंदर, लेकिन सबसे सुंदर जो मेरा निज आत्मा है उसकी सुंदरता को निरखो। सुंदर स्वरूप, न्यायक स्वरूप, परम उदासीन स्वरूप, निर्मम स्वरूप, निस्संग स्वरूप, शांति शांति शांति। विसर्जन। नमो अरिहंता, नमो सिद्धा, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं,